सेंट्रल जेल में एक कैदी को फांसी होने वाली थी। फांसी से पहले उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार एक रात बिताना चाहता है। जेल प्रशासन ने उसकी ये इच्छा मान ली। जब उसकी पत्नी जेल आई और दोनों को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया और जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने लगा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि अंदर क्या होगा। लेकिन कुछ देर बाद कमरे के अंदर जो हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वो देखकर जेल के सभी अफसर हैरान रह गए। किसी की चीख निकल गई तो कोई कांपने लगा, क्योंकि मेरा नाम आरव है। सेंट्रल जेल में एक कैदी को अदालत से फांसी की सजा मिल चुकी थी। जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ आखिरी रात बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर हर कोई चौंक गया, मगर हैरानी तब और बढ़ गई जब जेलर साहब ने उसकी ये अजीब सी मांग मान ली। मुझे जेलर ने आदेश दिया कि कमरे में 2 गुप्त कैमरे के अलावा लगवा दिए जाएं सीसीटीवी कैमरे। ये सुनकर मुझे अंदर से अजीब और गलत लगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। सरकारी नौकरी पाने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे और अब उसे बचाए रखना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैंने वे कैमरे लगाए और फिर कैदी नंबर 517 की बैरिक में पहुंचा। वहां देखा तो वह शांति से बैठा था। उसके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था। मैंने उसकी आंखों में झांककर पूछा, तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? मरने से पहले भी तुम अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो। मेरी मानो तो ये ख्वाहिश छोड़ दो और ऊपर वाले को याद करो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने कुछ गलत नहीं बल्कि कोई नेक काम किया हो। 2 दिन बाद उसे फांसी होनी थी और फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। वो 28 साल का नौजवान था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त नागेंद्र का कत्ल किया था। खुद जाकर पुलिस को आत्मसमर्पण किया और कोर्ट में भी खुद को कातिल माना। मगर कातिल की वजह कत्ल की वजह उसने किसी को नहीं बताई, ना कोर्ट में, ना पुलिस को और ना ही अपनी बीवी को। उसकी बीवी से भी पूछताछ हुई, लेकिन उसने साफ कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उसकी पत्नी कमलेश और नागेंद्र बचपन से ही दोस्त थे। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उस दिन सूचना आई कि कमलेश की पत्नी जेल पहुंच चुकी है। मुझे चिंता थी उन कैमरों की जो मैंने मजबूरी में लगाए थे। मैं नहीं चाहता था कि जेलर साहब पति पत्नी के बीच के उस पल को देखें, मगर मैं विरोध नहीं कर सकता था। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी, लेकिन उसने खुद को घूंघट में छिपा रखा था। एक बार पल्लू हटने पर मैंने उसका चेहरा देखा। शायद वह पर्देदार औरत थी। मैं सोचने लगा कि अगर जेलर साहब की नजर इस औरत पर पड़ी तो उनकी नीयत बिगड़ जाएगी। वे औरतों के बहुत बड़े शौकीन थे और अक्सर ही रातों को उनके कमरे में औरतों को लाया जाता था और वहां क्या होता था ये बात बिना देखे ही मालूम थी। जेलर साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 517 को इस कमरे में भेज दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई ताकि कुछ गलत ना हो। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का इजहार नहीं किया था, लेकिन ये जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त रखने के लिए जेलर साहब ने ना ही किसी की इजाजत ली और ना ही इस बात को किसी के सामने बयान किया। और ये बात मुझे बाद में पता चली कि उन्होंने इस इच्छा को रद्द करने के बजाय पूरा करना क्यों जरूरी समझा। 2 पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर ना कोई लॉक था और ना ही कोई कुंडी। उन दोनों को छोड़ने के बाद जेलर साहब के हुक्म पर मैंने उनके कमरे में पहुंचा तो वहां लैपटॉप खोलकर बैठे थे
उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। मैंने उनकी काफी बातचीत होती रही और वे मुझ पर भरोसा करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मजे करते हैं। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगा के आता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वे माने नहीं और कहने लगे, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। मन में उस कैदी की अजीब और गरीब इच्छा से मुझे मजबूर किया कि मैं देखूं तो सही, आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसे मौत के वक्त अपनी बीवी से सुहागरात की इच्छा जागी है। कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ऐसा जो मरने से पहले भी उसे अपनी बीवी का साथ चाहिए। उसके मरने के बाद उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, बेचारी गरीब औरत है। हम भी इसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देंगे। ये कहकर वो बहुत जोर से हंसे थे और उनकी हंसी में मौजूद मक्कारी और कमीनगी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं जान गया था कि उनकी नीयत में कौन सी फितरत है जिसने उन्हें ये कैमरे लगवाने पर मजबूर किया है, और इसी वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया। वो इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके बड़े आराम से अपने गंदे मकसद को हासिल कर सकते थे। और ये बात समझ में आते ही मुझे अपने आप से नफरत होने लगी कि मैंने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए। एक इज्जतदार औरत सारी जिंदगी उनके पैरों में रोने वाली थी। मैं खुद शादीशुदा था, शायद इसीलिए हर बात को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा था। जेलर साहब ने जबरदस्ती मुझे अपने पास बैठाया। स्क्रीन पर उस कैमरे के अंदर का मंजर नजर आने लगा। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे थे, वॉइस भी मौजूद थी और उस कैमरे में होने वाली हर बात हमें साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। जेलर साहब की नजर स्क्रीन पर जम गई। मैं कभी स्क्रीन पर नजर डालता तो कभी शर्मिंदगी से सिर झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर बिस्तर पर लिटाया और उसके पल्लू को चेहरे से हटा दिया। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नजर आते ही जेलर साहब अपनी गंदी जुबान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और फिर स्पीकर से आती आवाज ने हम दोनों को चौंका दिया। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेरी नजर भी स्क्रीन पर जम गई और फिर जो मंजर हमने देखा, हमारी चीख निकलने लगी। उस कैदी की बीवी ने सुहागरात के दौरान ऐसी हरकत की जो शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती थी। वो अपने पति से भी ज्यादा ताकतवर निकली और देखते ही देखते उसने अपने पति को, अब समझ में आया कि उसके पति ने आखिरी इच्छा में अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों चाहा था। जेलर साहब फौरन उस कमरे की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे भागा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वे कैदी बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी बीवी ने जल्दी से चेहरा छुपा लिया था। जेलर साहब ने आओ देखा न ताओ उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और मैं उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वे चीखते हुए मुझसे पूछ रहा था कि उसकी बीवी को क्यों ले जाया गया, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं जानता था कि अब जेलर साहब उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे। जो कुछ उस औरत ने अपने पति के साथ किया था, उसके बाद तो जेलर साहब उसे किसी सूरत में बख्शने वाले नहीं थे। मैंने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और ये पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज सही तरह से सुनी थी, वरना तो कभी बात ही नहीं करता था। मैंने उससे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ और ये भी बताओ कि तुमने ये गुनाह क्यों किया। उसने फिर खामोशी से सर झुका दिया तो मैंने उसे सख्ती से कहा, जो कुछ भी इस कमरे में तुम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ है वो सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर तुम अपने जुर्म की वजह नहीं बताओगे तो ये रिकॉर्ड
दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज्जत है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे इसकी वजह बता दो जिस वजह से तुम यहाँ हो, और ये भी बताओ कि तुमने क्यों आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी बीवी को यहाँ बुलवाया। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी पैदा हुई थी और फिर उसने धीरे धीरे हर बात बतानी शुरू की। उसका नाम कमलेश था। बचपन से ही उसकी और नागेंद्र की बहुत गहरी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त उसकी जिंदगी था और अपने दोस्त के बिना वो कभी कोई भी कदम नहीं उठाता था। दोनों दोस्तों ने न सिर्फ पढ़ाई साथ की बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वालों ने शादी की बात की। फिर उनके माँ बाप ने अपनी पसंद से ही उसके लिए एक लड़की का इंतजाम कर दिया और उससे शादी करा दी। इस तरह कमलेश की जिंदगी उसकी बीवी रजनी के साथ बीतने लगी। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और उसकी शादी पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो उसका दोस्त नागेंद्र था। रजनी अपने पति के साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आई थी। कमलेश का प्रमोशन हो गया। नागेंद्र उसी जगह रह गया जहां वो पहले था, क्योंकि उसका ध्यान नौकरी से ज्यादा दूसरी चीजों पर था। शायद इसी वजह से वो तरक्की भी नहीं कर पाया। कमलेश की माँ दूसरे शहर बड़े बेटे के पास चली गई और यहाँ कमलेश और रजनी अकेले रहने लगे। नौकरी पर देर से लौटने की वजह से कमलेश को घर के छोटे मोटे कामों में परेशानी होने लगी। चूंकि नागेंद्र का प्रमोशन नहीं हुआ था, इसीलिए उस पर दफ्तरी दबाव भी ज्यादा नहीं था। इसीलिए कमलेश घर के काम उससे करवाने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी रजनी का रवैया धीरे धीरे बदल गया। वो हर वक्त परेशान नजर आती, कमलेश से बातचीत करने से भी कतराती। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी आने लगी थी और घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कमलेश इस बदलाव को बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि रजनी किसी बात से परेशान है, लेकिन पूछने पर भी रजनी ने कभी कुछ नहीं बताया। और फिर एक दिन जब कमलेश ने सख्ती से रजनी से पूछा कि आखिर दिक्कत क्या है, तो उसने जो बात कही वो कमलेश ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसने बताया कि नागेंद्र उस पर बुरी नजर रखता है, उसे परेशान करता है। ये सुनकर कमलेश आग बबूला हो गया। उसने अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, लेकिन साथ ही नागेंद्र की दोस्ती पर भी पूरा भरोसा था। वो कहने लगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन रजनी का कहना था कि उसने ये सब खुद महसूस किया है। कमलेश को रजनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने अगली की सुबह नागेंद्र को पैसे देकर कहा कुछ चीजें लाने को, जो उसे ऑफिस से लौटते वक्त रजनी के पास पहुंचानी थी। नागेंद्र खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया। तभी कमलेश के दिल में ये बात आई कि क्यों ना वो खुद जाकर देखे कि रजनी ठीक कह रही थी या नहीं। नागेंद्र के पीछे पीछे वे घर पहुंचा और उसके होश उड़ गए। वहां ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही वो रुक गया। नागेंद्र और रजनी ड्राइंग रूम में थे और बात कर रहे थे। उन दोनों की बातों ने कमलेश को हिलाकर रख दिया। रजनी कह रही थी, बस नागेंद्र, बहुत हो गया, अब अपनी हद में रहो। और नागेंद्र जवाब दे रहा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जबरदस्ती अपनी हदें पार कर दूंगा। अब सारा सच सामने था। रजनी झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन कमलेश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उस पल कमरे में घुसकर कुछ कह सके। जिस दोस्त पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास था, उसी ने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा और उसने उल्टे कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए। इस बात को 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन कमलेश के अंदर अपनी बीवी की बताई हुई बात दिमाग में घूम रही थी और वो अपनी अंदर की आग को ठंडी नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी बीवी रजनी को उसके मायके भेज दिया और खुद ऑफिस से लौटते वक्त नागेंद्र को अपने घर साथ ले गया।
अब वो नागेंद्र से सच्चाई जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब यही बात उसने अपने दोस्त से पूछी तो उसके दोस्त ने कुछ उससे कहा। वे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसके दोस्त ने कहा, रजनी पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर में रह रही है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। ये सुनकर कमलेश गुस्से में आ गया। उसने गुस्से से अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलटकर हाथ उठाया तो कमलेश ने गुस्से में वहीं रखी फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार कर दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि छुरी सीधे उसके हाथ की नस पर लगी। कुछ ही देर में नागेंद्र ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया और जब कमलेश को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फोन करके खबर दी, क्योंकि वे कोई मुजरिम नहीं था। वे खुद भी सदमे में था कि उसने ये क्या कर दिया। और फिर कमलेश ने अपनी गुनाह स्वीकार करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने केस चला और फिर उसे सजाए मौत सुना दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मौत की सजा सुनने के बाद भी उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वो बिल्कुल खामोश था। और एक बार उससे जेल में मुलाकात करने उसकी बीवी आई थी, लेकिन वो मुलाकात भी बहुत ही औपचारिक थी। फिर भी अचानक उस कैदी ने मरने से पहले अपनी बीवी से सुहागरात की इच्छा जाहिर कर दी। मुझे और जेलर साहब को लगा था कि शायद वे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए मरने से पहले उससे मिलना चाहता है। लेकिन स्क्रीन पर जो मंजर नजर आया वो तो कुछ और ही बयां कर रहा था। जब उसकी बीवी उससे मिलने आई तो उसने उसे अपने सामने बिठाया और कहने लगा, तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूं कि गुनाहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम ही थी। ये कहते हुए उसने उसकी साड़ी का पल्लू खींच दिया और कहने लगा, तुम्हें अपनी इज्जत उछालने का बहुत शौक है, तो आज मैं ही तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। ये सुनते ही उसकी बीवी बोली, कल तुम्हें फांसी है। अगर आज तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे साथ सोने वाले तुम्हारे दोस्त नागेंद्र से जलन थी। सच तो ये है कि मुझे नागेंद्र तुमसे ज्यादा पसंद आ गया था और मैंने खुद उसे अपनी तरफ बुलाया, लेकिन वो हर बार तुम्हारी दोस्ती का हवाला देकर मना कर देता था। वो कहता था कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। वो तो तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था। वो जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ रिश्ते रह चुके हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे दिल में उसके लिए शक भरवा दिया, ताकि अगर तुम्हें कुछ कहे भी तो उस पर यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम दोनों की दोस्ती में दरार आए और नागेंद्र को पाना मेरे लिए आसान हो जाए। ये सुनते ही कमलेश ने उस पर हमला किया, लेकिन रजनी उससे भी ज्यादा ताकतवर निकली। उसने उसे जोर से धक्का दिया और फिर खुद उस पर हमला कर दिया। ये सब जब हम दोनों यानी कि मैं और जेलर साहब कैमरे में देख रहे थे तो हमारी चीख निकल गई और हम दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचे। अब मुझे पूरी सच्चाई साफ साफ समझ में आ गई थी। मैंने फिर पूछा कि जब सब पता था तो तुमने अपनी बीवी को यहाँ क्यों बुलवाया? कमलेश कहने लगा, उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने दोस्त का कत्ल कर दिया, लेकिन जब मेरी बीवी मिलने आई तो उसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। तो मैंने किसी तरह से नहीं कहा कि मेरे दोस्त की मौत की वजह मेरी बीवी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी इज्जत पर कोई सवाल उठे। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मेरी बीवी सही नहीं है और मैं मरने से पहले सच्चाई जानना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे बुलाया। और मुझे पूरा यकीन था कि जेलर साहब जैसा इंसान जरूर इस कमरे में कैमरे लगवाएगा और मेरी बीवी का असली चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और वही हुआ। मैंने जानबूझकर सुहागरात की बात की ताकि वो अपना असली रंग दिखाए और सब कुछ कैमरे में कैद हो जाए। मैं जानता था कि यहाँ पर हर बात रिकॉर्ड होती है और मुझे अपनी सजा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया, उसे खो दिया।
तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी उसके गुनाह की सजा मिले, क्योंकि उसी ने मेरी दोस्ती में जहर घोला। उसी ने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। जेलर की फितरत को भांपकर उसने ये सारा खेल खेला था और वो कामयाब भी हो गया था। उसकी बीवी का असल चेहरा कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सजा दी जा सकती थी। लेकिन ये सब कुछ अब जेलर के हाथों में था। मैंने कैदी नंबर 517 को वापस उसकी बैरक में भेज दिया। अगले दिन उसे फांसी होनी थी। मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उनके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से अब उस औरत को नहीं छोड़ेंगे। मैं खामोशी से वहां से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोचने लगा कि एक औरत कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। अब तक रजनी ने न जाने कितने लड़कों की जिंदगी खराब की थी और आखिर में उसने अपने पति को सजाए मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। ये सब कुछ करने के बाद वो खुद भी नहीं बच सकी। पता नहीं अब जेलर साहब कब तक उसे हवस का शिकार बनाने वाले थे। शायद वो भी यहाँ आने वाली उन औरतों की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी जिनकी चीखें इन दीवारों में गूंजती थी। इस जेलर में नौकरी करते हुए मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी कि ज्यादातर जुल्म जज्बात में आकर और सच्चाई जाने बिना ही किए जाते हैं। इसीलिए मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई जरूर जाननी चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ फिर एक और नई अच्छी और रोमांचक कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।